प्रिय विद्यार्थियों, आज हम कक्षा 12 हिंदी की पाठ्यपुस्तक वितान भाग 2 के अध्याय 4 में वर्णित एन फ्रैंक द्वारा रचित डायरी के पन्ने का आगामी अंश पढ़ने जा रहे हैं। डायरी के पन्ने के बारे में कुछ चर्चा कर रहे हैं। एन फ्रैंक द्वारा रचित डायरी दुनिया की सबसे ज्यादा पढ़ी गई किताबों में से एक है। एन फ्रैंक द्वारा रचित डायरी दुनिया की सबसे ज्यादा पढ़ी गई किताबों में से एक है। मूलतः डच भाषा में 1947 में प्रकाशित यह कृति अंग्रेजी में द डायरी ऑफ द यंग गर्ल शीर्षक से 1952 में प्रकाशित हुई। यह जो रचना है यह मूल रूप से डच भाषा में सन 1947 में प्रकाशित हुई और इस कृति को अंग्रेजी में द डायरी ऑफ द यंग गर्ल शीर्षक से सन 1952 में प्रकाशित किया गया। इस पर फिल्म, नाटक, धारावाहिक इत्यादि का निर्माण हो चुका है और यह डायरी किसी न किसी वजह से लगातार चर्चा में रही है। जैसे कि द्वितीय विश्व युद्ध प्रारंभ होने पर हिटलर की नाजी पार्टी ने यहूदी विरोधी प्रदर्शन करने शुरू कर दिए थे और नीदरलैंड पर जर्मनी का कब्जा हो गया था। फ्रैंक परिवार सन 1942 में ही अज्ञातवास में चला गया था और एन फ्रैंक तभी से अपने बारे में, अपने जीवन के बारे में सारी जानकारियों को अपनी डायरी में अंकित कर रही है। आइए पढ़ते हैं एन फ्रैंक द्वारा रचित यह डायरी, जिसमें हम आज पढ़ रहे हैं शनिवार 28 नवंबर 1942 को किट्टी को लिखी गई चिट्ठी। शनिवार 28 नवंबर 1942। मेरी प्यारी किट्टी। जैसा कि एन फ्रैंक ने ये सभी पत्र प्यारी किट्टी को संबोधित करते हुए लिखे हैं। हम इन दिनों बिजली का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते रहे हैं और अपने राशन से ज़्यादा खर्च कर चुके हैं। जैसा कि हमारे दैनिक जीवन के कार्य में राशन की बहुत आवश्यकता होती है। हम जिस वस्तुओं को अपने खान पीन के लिए, खाने पीने के लिए काम में लेते हैं वह सब राशन से संबंधित सामग्रियां होती है। लेकिन ठीक राशन की तरह ही हम बिजली भी प्रयोग में लेते हैं। हम इन दिनों बिजली का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं और अपने राशन से ज़्यादा खर्च कर चुके हैं। नतीजा यह होगा कि और अधिक किफ़ायत और हो सकता है बिजली भी कट जाए। हो सकता है कि आने वाले समय में हमें बिजली प्राप्त ही नहीं हो सकता है कि बिजली कट जाए। एक पखवाड़े के लिए कोई बिजली नहीं। पखवाड़े से आशय है 15 दिनों की अवधि, 15 दिनों की समयावधि के लिए कोई बिजली नहीं। कितना मजेदार ख्याल है, नहीं क्या? और यह बहुत ही मजेदार ख्याल है कि यदि एक पखवाड़े तक बिजली नहीं आएगी तो यह बहुत ही मजेदार ख्याल हो सकता है। लेकिन कौन जानता है यह अरसा इससे कम भी हो सकता है। अरसा यानी समय की अवधि, यह समय की अवधि इससे कम भी हो सकती है। बहुत अंधेरा हो जाता है 4 साढ़े 4 बजते ही। जैसे ही 4 साढ़े 4 बजते हैं बहुत अंधेरा हो जाता है, तब हम पढ़ नहीं सकते। इसलिए वह वक्त हम ऊल जुलूल हरकतें करके गुजारते हैं। हम पढ़ नहीं पाते और इस प्रकार से हम ऊल जुलूल यानी अनेक प्रकार की अजीबोगरीब हरकतें करते हुए हम हमारे समय को गुजारते हैं। हम पहेलियां बुझाते हैं, अंधेरे में व्यायाम करते हैं, अंग्रेजी या फ्रेंच बोलते हैं और किताबों की समीक्षा करते हैं। इस प्रकार से बहुत सारे कार्य ये इस दौरान करते हैं जब बिजली नहीं आती है। पहेलियां बुझाना, अंधेरे में व्यायाम करना, अंग्रेजी या फ्रेंच बोलना, किताबों की समीक्षा करना, इस प्रकार के कार्य किए जाते हैं। हम कुछ भी करें थोड़ी देर बाद बोर लगने लगता है और इस प्रकार इन सब कामों को करने के कुछ समय बाद ही हमें फिर से बोर महसूस होने लगता है, हमें ऊब लगना शुरू हो जाता है। कल मैंने वक्त गुजारने का एक नया तरीका खोज निकाला। दूरबीन लगाकर पड़ोसियों के रोशनी वाले कमरों में झांकना। दूरबीन लगा करके पड़ोसियों के ऐसे कमरों में झांकना जिनमें रोशनी है। उन रोशनी वाले कमरों में झांकते हुए यह देखना कि हमारे आसपास पड़ोसी किस प्रकार के काम करने में संलग्न है। दिन के वक्त हमारे पर्दे हटाए नहीं जा सकते क्योंकि यह परिवार
अज्ञातवास में निवास कर रहा है। दिन के समय तो इनके पर्दे हटाए ही नहीं जा सकते, 1 इंच भर भी नहीं, लेकिन जब अंधेरा हो तो पर्दे हटाने में कोई हर्ज नहीं होता। हर्ज होना कोई परेशानी नहीं होती, कोई दिक्कत नहीं होती। मुझे पता नहीं था कि हमारे पड़ोस में इतने दिलचस्प लोग रहते हैं। खैर, हमारे पड़ोसी हैं। मैंने जो पड़ोसी देखे उनमें से एक परिवार डिनर कर रहा था, रात्रिकालीन भोजन डिनर कर रहा था। एक परिवार फिल्म बना रहा था, तो सामने वाले घर में एक दंत चिकित्सक एक डरी हुई बुढ़िया से जूझ रहा था। जूझना यानी संघर्ष कर रहा था। एक बुढ़िया से एक दंत चिकित्सक जूझ रहा था। मिस्टर डसेल, जिनके बारे में कहा गया था कि उनकी बच्चों के साथ बहुत पटती है, मिस्टर डसेल के बारे में ऐसा कहा गया था कि बच्चों के साथ उनकी बहुत पटती है, बच्चों के साथ में बहुत अच्छी तरह से वे घुल मिल जाते हैं और वे उन्हें खूब प्यार करते हैं। दरअसल बाबा आदम के जमाने के अनुशासन मास्टर हैं और लंबे लंबे भाषण देने लगते हैं, जिन्हें सुनकर ही नींद आने लगे। बाबा आदम जमाने के अनुशासन मास्टर हैं, अनुशासन में रखने वाले मास्टर की तरह है और लंबे लंबे भाषण देते हैं, उनको सुनकर के ही नींद आने लग जाए। चूंकि मुझ अकेली को ही यह सुख मिला हुआ है और मुझ अकेली को ही यह सुख मिला हुआ है, लंबे लंबे भाषण सुनना और भाषण सुनते सुनते ही गहरी नींद में खो जाना, कि मैं उनके साथ, महाराज डसेल के साथ यह लंबोतरा सकरा कमरा शेयर करती हूँ। यानी मैं मिस्टर डसेल के साथ में, महाराज डसेल के साथ में ये जो लंबा सा सकरा सा यह जो कमरा है, इसमें मैं उनके साथ ही निवास करती हूँ। और चूंकि मुझे ही हम 3 बच्चों में आमतौर पर खर दिमाग और तुनुक मिजाज समझा जाता है। जो 3 बच्चे हैं, इन तीनों बच्चों में इसे ही यानी फ्रैंक को ही खर दिमाग समझा जाता है। खराब दिमाग यानी अक्खड़ दिमाग वाली समझा जाता है। इसको तुनुक मिजाज भी समझा जाता है। शीघ्र गुस्सा करने वाला तुनुक मिजाज कहलाता है, यानी इसको गुस्सा भी शीघ्र आता है और इसका स्वभाव भी थोड़ा अक्खड़ सा है। मेरे पास यही एक उपाय बचता है कि उनकी वही पुरानी डांट फटकार और भाषणों की लंबी लंबी उबाऊ श्रृंखला की तरफ कान न धरूं, कान न धरना, यानी ध्यान नहीं देना, उनको ठीक प्रकार से न सुनना, न सुनने का नाटक करती रहूं। ये बात तो खैर मैं फिर भी सहन कर लेती, लेकिन मिस्टर डसेल अच्छे खासे चुगलखोर हैं। चुगलखोर से आशय है चुगली करने वाले, अच्छे खासे चुगलखोर हैं मिस्टर डसेल। वे जाकर इन सारी बातों की रिपोर्ट मम्मी को दे आते हैं। चुगली करते हैं, इधर की बात उधर बताते हैं, यानी वे इन सब बातों की रिपोर्ट मम्मी को दे आते हैं। अगर मिस्टर डसेल ने मुझे कोई उपदेश पिलाया होता है तो उसे दोबारा से मुझे मम्मी से सुनना पड़ता है, क्योंकि वह बात वह मम्मी को भी बता चुके होते हैं और इस प्रकार से वे चुगलखोर भी हैं। और मम्मी तो कोई लिहाज भी नहीं करती मेरा, और अगर मेरी किस्मत वाकई अच्छी होती है तो मिसेज वान मुझे 5 मिनट बाद बुलवा भेजती है। मिसेज वान मुझे जैसे ही 5 मिनट बाद बुलवा भेजती है, मैं इसे मेरी अच्छी किस्मत मानती हूँ। सचमुच मीन मेघ निकालने वाले परिवार में आप केंद्र में हो और सारा दिन आपको हर तरफ से दुत्कारा फटकारा जाए, ये सब झेलना आसान काम नहीं होता। यदि आप किसी परिवार के केंद्र में हो और वह वहां पर मीन मेघ निकालने का काम होता हो। मीन मेघ निकालने से आशय है छोटी छोटी कमियां तलाशना, छोटी छोटी गलतियां तलाशना, इस प्रकार से मीन मेघ निकालना, गलतियां तलाशना, कमियां तलाशना। इस प्रकार कमियां और गलतियां तलाशने वाले परिवार में यदि आप केंद्र में हो तो सारा दिन आपको हर तरह से, हर प्रकार से दुत्कारा जाएगा, फटकारा जाएगा। जैसे जैसे आपकी कमियां दिखेगी वैसे ही आपको दुत्कार मिलेगी, फटकार मिलेगी, और ये सब झेलना आसान काम नहीं होता। रात को जब मैं बिस्तर पर होती हूं तो अपने पापों और बड़ा चढ़ाकर बताई गई अपनी सारी खामियों के बारे में सोचती हूं तो वे इतनी ज्यादा होती है
बहुत सारी खामियां, बहुत सारी त्रुटियां, बहुत सारी गलतियां मनुष्य जीवन में करता है। लेकिन यहां पर एन फ्रैंक कहती है कि जब मैं रात में बिस्तर पर होती हूं तो अपने पापों और बढ़ा चढ़ाकर बताई गई अपनी खामियों के बारे में सोचती हूं, तो वे इतनी ज्यादा होती है कि अपने मूड के हिसाब से या तो मैं उन पर हंस सकती हूं या रो ही सकती हूं, या तो मैं उन कमियों पर हंस सकती हूं अथवा रो सकती हूं। तब मैं इस अजीब से ख्याल के साथ सो जाती हूं कि मैं जो कुछ हूं उससे अलग होना चाहती हूं, या मैं उससे अलग तरीके से व्यवहार करना चाहती हूं, जो मैं हूं या जो मैं होना चाहती हूं। और इस प्रकार से इसी उधेड़ बुन में उसे नींद आ जाती है। मेरी प्यारी किट्टी, अब मैं तुम्हें कितना उलझा रही हूं, लेकिन मैं चीजें एक बार लिखकर उन्हें काटना पसंद नहीं करती। वह अपनी प्यारी किट्टी को संबोधित करते हुए कहती है कि मैं तुम्हें बहुत उलझा रही हूं, लेकिन मैंने चिट्ठी में, मेरे पत्र में मैंने जो बातें लिख दी है उन्हें मैं एक बार लिखने के बाद काटना पसंद नहीं करती हूं। और इस कमी वाले वक्त में कागज को मोड़ तोड़कर रद्दी की टोकरी में डाल देना बिल्कुल भी मना है। और ऐसी स्थिति में जब अज्ञातवास में यह परिवार निवास कर रहा है, युद्ध की स्थिति है, कागज की बहुत कमी है, तो कागज को रद्दी की टोकरी में फेंकना तो कतई बुद्धिमानी नहीं होगा। इसलिए मैं तुम्हें सिर्फ यही सलाह दे सकती हूं कि तुम ऊपर वाले हिस्से को फिर से पढ़ने की कोशिश मत करना, क्योंकि इसमें तुम्हें बात का सिर पैर भी नहीं मिलेगा। तुम्हारी एन। और इस प्रकार से यह पत्र लिखा गया। अगला पत्र शुक्रवार 19 मार्च 1943 को लिखा गया। मेरी प्यारी किट्टी। एन फ्रैंक अपनी प्यारी किट्टी को संबोधित करते हुए शुक्रवार 19 मार्च 1943 को यह पत्र लिखती है। अभी 1 घंटा भी नहीं बीता था कि हमारी खुशी निराशा में बदल गई। टर्की अभी युद्ध में शामिल नहीं हुआ है। हुआ यह था कि एक केंद्रीय मंत्री ने यह कहा था कि टर्की जल्द ही तटस्थता छोड़ देगा। तटस्थ होने की स्थिति यानी तटस्थता यानी निष्पक्ष रहना। टर्की निष्पक्ष नहीं रहेगा और वह भी युद्ध में शामिल हो जाएगा। इस प्रकार से हमारी खुशी निराशा में बदल गई। टर्की अभी युद्ध में शामिल नहीं हुआ है, लेकिन एक केंद्रीय मंत्री ने यह कहा कि वह कभी भी अपनी तटस्थ स्थिति को, अपनी निष्पक्ष स्थिति को कभी भी छोड़ सकता है। डैम चौक पर अखबार बेचने वाला चिल्ला रहा था टर्की इंग्लैंड के पक्ष में, और अखबार बेचने वाला भी जोरदार ऊंची आवाज में चिल्ला रहा था कि टर्की इंग्लैंड के पक्ष में हो गया है। अखबार उसके हाथ से झपटे जा रहे थे और इस तरह से हमने वह उत्साहवर्धक अफवाह सुनी थी। 1000 गिल्डर के नोट अवैध मुद्रा घोषित किए जा रहे थे। जो 1000 गिल्डर के नोट थे उनको अवैध मुद्रा घोषित कर दिया गया था। लीगल टेंडर अब वो नोट नहीं रह पाए थे। यह ब्लैक मार्केट का धंधा करने वालों और उन जैसे लोगों के लिए बहुत बड़ा झटका होगा। ब्लैक मार्केट जैसे है काला बाजारी के व्यापार में संलग्न लोग जो ब्लैक मार्केट का काम करते हैं, उनके लिए यह अवैध मुद्रा घोषित की गई राशि एक तरीके से बहुत ज्यादा, बहुत जोरदार झटके के रूप में होगी। लेकिन उससे बड़ा संकट उन लोगों का है जो या तो भूमिगत है या जो अपने धन का हिसाब किताब नहीं दे सकते, जो इस युद्धकालीन स्थिति में भूमिगत हो गए हैं। उनके लिए भी यह बहुत बड़े संकट की बात है, अथवा उन लोगों के लिए भी यह बहुत ज्यादा संकट की बात है जो लोग अपने धन का हिसाब किताब नहीं दे सकते। 1000 गिल्डर का नोट बदलवाने के लिए आप इस स्थिति में हो कि ये नोट आपके पास आया कैसे, उसका सबूत भी आपको देना होगा। 1000 गिल्डर का नोट आप तभी बदला सकते हैं जब आप यह सबूत प्रस्तुत कर दें कि आपके पास में यह नोट कहां से प्राप्त हुआ था। इन्हें कर अदा करने के लिए उपयोग में लाया जा सकता है। इसको टैक्स चुकाने के लिए, कर अदा करने के लिए तो उपयोग में लाया जा सकता है, लेकिन अगले हफ्ते तक ही 500 गिल्डर के नोट भी तभी बेकार हो जाएंगे। गियज एंड कंपनी के पास अभी 1000 गिल्डर के कुछ नोट बाकी थे। एक
हजार हजार गिल्डर के कुछ नोट गिएज एंड कंपनी के पास में बाकी थे, जिनका कोई हिसाब किताब नहीं था। इन्हें कंपनी ने आगामी वर्षों के लिए अनुमानित कर अदायगी में निपटा दिया है, इसलिए फिलहाल तो गर्दन पानी के ऊपर ही है। मिस्टर डसेल को कहीं से बाबा आदम के जमाने की पैरों से चलने वाली दांतों की ड्रिल मशीन मिल गई है। बाबा आदम के जमाने की से आशय है बहुत प्राचीन काल की ऐसी मशीन मिल गई है जो दांतों की ड्रिल करती है। इस प्रकार दांतों की ड्रिल करने वाली बहुत प्राचीन मशीन मिस्टर डसेल को प्राप्त हो गई है। इसका मतलब संभवतः जल्दी ही मेरे दांतों का पूरा चेकअप हो पाएगा। जब घर के कायदे कानून मानने की बात आती है तो मिस्टर डसेल भयंकर रूप से आलस दिखाते हैं। न केवल वे चार्लोट से पत्राचार कर रहे हैं और भी कई दूसरे लोगों के साथ भी चिट्ठी पत्री बनाए हुए हैं। पत्राचार करना यानी पत्र व्यवहार करना, पत्रों का आदान प्रदान करना, पत्र लिखना, उन पत्रों को भिजवाना और पत्र प्राप्त करना, इस प्रकार से पत्राचार कर रहे हैं। मार्गोट जो कि उनकी डच अध्यापिका हैं, उनके ये पत्र ठीक करती है। पापा ने उन्हें मना किया है कि वे यह सब कारोबार बंद करें और मार्गोट ने उनके पत्र ठीक करने बंद भी कर दिए हैं, लेकिन मुझे लगता है कि वे अपनी चिट्ठी पत्री फिर से शुरू कर देंगे। जनाब हिटलर घायल सैनिकों से बातचीत कर रहे हैं। युद्धकालीन इस परिस्थिति में जनाब हिटलर जो घायल सैनिक हैं उनसे लगातार बातचीत कर रहे हैं। हमने उन्हें रेडियो पर सुना। सचमुच यह सब कुछ करुणाजनक था। हिटलर को रेडियो पर सुनना, अपने सैनिकों के साथ वार्तालाप करना, उनको संदेश प्रदान करना, युद्ध के बारे में कहना, यह सब कुछ करुणाजनक था, करुणा और दुख पैदा करने वाला था, करुणा और दुख से भरा हुआ था। सवालों जवाबों का सिलसिला इस तरह से चल रहा था। रेडियो पर जो बातचीत होती, सवाल जवाब होते, वे इस प्रकार से होते थे। मेरा नाम हेनरिक सॉपेल है। आप कहाँ जख्मी हुए थे? उनसे पूछा जा रहा है आप कहाँ जख्मी हुए थे? स्टालिनग्राद के पास। किस किस्म का घाव है ये? पूछा जा रहा है कि आपको कितनी चोट लगी है, किस प्रकार का घाव लगा है। दोनों पांव बर्फ की वजह से गल गए हैं और बाएं बाजू में ही टूट गई है, और इस प्रकार से बर्फ की वजह से पांव गल गए हैं और जो हड्डी है वो बाजू में ही टूट गई है। ये बातें जस की तस दे रही हूं जो मैंने रेडियो पर कठपुतलियों के खेल की तरह सुनी। रेडियो पर जो समाचार प्रसारित हो रहे हैं, जो संवाद और संदेश प्रसारित हो रहे हैं, उनको यहां पर किट्टी अपनी डायरी में लिख रही है। घायल सैनिक जैसे अपने जख्मों को दिखाते हुए गर्व महसूस करते थे। घायल कोई भी घायल सैनिक हो, अपने देश के ऊपर आई हुई विपत्ति से निपटने के लिए लड़ते हुए अगर उसे किसी प्रकार का कोई घाव प्राप्त होता है तो वह घायल सैनिक अपने जख्मों को दिखाते हुए बहुत ही गर्व की अनुभूति करता है, बहुत ही गर्व से भरा हुआ अपने आप को महसूस करता है। जितने ज्यादा घाव उतना ज्यादा गर्व। देश के लिए जितने ज्यादा घाव अपने सीने पर, अपने शरीर पर खाएगा, झेलेगा, उतने ही ज्यादा अधिक मात्रा में उसे गर्व की अनुभूति होगी। उनमें से एक तो हिटलर से हाथ मिलाने के ख्याल से ही इतना उत्साहित हुआ जा रहा था। मेरे ख्याल से तो अभी भी वह उसी उत्साह में होगा। यदि कोई घायल सैनिक अथवा सैनिक हिटलर से हाथ मिला ले तो यह उसके लिए बहुत बड़े गर्व का विषय होगा कि वह एक शब्द भी नहीं बोल पाया, क्योंकि वह सैनिक बहुत अधिक गर्व के भाव में भरा हुआ था। मुझसे डसेल साहब का साबुन जमीन पर गिर गया था। एन फ्रैंक कहती है कि उससे डसेल साहब का साबुन जमीन पर गिर गया था। मेरी किस्मत खराब थी कि मेरा पैर उस पर पड़ गया। अब पूरा साबुन ही गायब है। मैंने पापा से कहा है कि मिस्टर डसेल को इसकी भरपाई कर दें। उनको हर महीने युद्ध के समय के घटिया साबुन की एक ही बट्टी मिलती है। तुम्हारी एन। और इस प्रकार एन ने इस पत्र के माध्यम से युद्धकालीन परिस्थितियों का वर्णन किया है। हिटलर की घायल सैनिकों के साथ जो वार्तालाप हुआ है उसके बारे में भी इसमें बताया है। अगला पत्र शुक्रवार 23 जनवरी 1944। मेरी प्यारी किट्टी,
एन फ्रैंक अपनी प्यारी किट्टी को संबोधित करते हुए शुक्रवार 23 जनवरी 1944 को यह पत्र लिखती है। इधर के सप्ताहों में मुझे परिवार के वंश वृक्षों और राजसी परिवारों की वंशावली तालिकाओं में खासी रुचि हो गई है। वंश वृक्षों, फैमिली ट्रीज, यानी जो परिवार की परंपरा का आरेख है उनमें, और राजसी परिवारों की वंशावली की जो तालिकाएं हैं उनमें एन फ्रैंक को बहुत ज्यादा रुचि हो गई है। मैं इस नतीजे पर पहुंची हूं कि एक बार तुम खोजना शुरू कर दो तो तुम्हें अतीत में गहरे और गहरे उतरना पड़ेगा। यदि किसी भी वंश वृक्षों से संबंधित जानकारी को यदि तुम खोजना शुरू कर देते हो तो तुम्हें इसमें और अधिक गहरे उतरना पड़ेगा। इस खोज से तुम्हारे हाथ और भी रोचक जानकारियां लगेगी, और यदि आपने एक बार तलाश करनी शुरू कर दी, खोजना शुरू कर दिया, तो बहुत ही रोचक जानकारियां आपको हासिल हो पाएंगी। हालांकि जब मेरे स्कूल के काम की बात आती है तो मैं बहुत मेहनत करती हूं और रेडियो पर बीबीसी की होम सर्विस को समझ सकती हूं। इसके बावजूद मैं अपने ज्यादातर रविवार अपने प्रिय फिल्मी कलाकारों की तस्वीरें अलग करने और देखने में गुजारती हूं, और इस प्रकार से जब मेरे स्कूल के काम की बात आती है तो मैं बहुत अधिक मेहनत करती हूं। एन फ्रैंक कहती है कि वह बहुत मेहनती छात्रा है, बहुत मेहनती लड़की है, और रेडियो पर बीबीसी की होम सर्विस को वह समझ सकती है। इसके बावजूद मैं अपने ज्यादातर रविवार अपने प्रिय फिल्मी कलाकारों की तस्वीरें अलग करने और देखने में गुजारती हूं, जैसा कि उसकी फिल्मी कलाकारों को देखने, उनकी फिल्मों के बारे में बातचीत करने, फिल्मों की समीक्षा करने का बहुत अधिक चाव है। यह संग्रह अच्छा खासा हो चुका है। मिस्टर कुगलर मुझ पर हर सोमवार कुछ ज्यादा ही मेहरबान होते हैं और मेरे लिए सिनेमा एंड थिएटर पत्रिका की प्रति लेते आते हैं। सिनेमा एंड थिएटर पत्रिका की प्रति मिस्टर कुगलर इसके लिए लेकर के आते हैं प्रत्येक सोमवार को, और वह उस पत्रिका के माध्यम से फिल्में और सिनेमा के बारे में जानकारियां प्राप्त कर लेती है। इस घर परिवार के ऐसे लोग भी जो जरा भी दुनियादार नहीं है, इसे पैसों की बर्बादी मानते हैं। जब वे सिनेमा एंड थिएटर पत्रिका लाते हैं तो कुछ लोग इसे पैसों की बर्बादी मानते हैं, लेकिन इस बात पर हैरान भी होते हैं कि कैसे मैं 1 साल के बाद भी किसी फिल्म के सभी कलाकारों के नाम ऊपर से नीचे तक सही सही बता सकती हूँ। फिल्मी कलाकारों के नाम, फिल्मों की जानकारियाँ मैं सही सही बता सकती हूँ। बेप जो अक्सर छुट्टी के दिन अपने बॉयफ्रेंड के साथ फिल्म देखने जाती है, अपने मित्र के साथ में, जो उनका पुरुष मित्र है उनके साथ में वह छुट्टी के दिन फिल्म देखने के लिए जाती है। बेप हमेशा इस प्रकार से उसकी दिनचर्या होती है कि जब भी छुट्टी होती है तो वह अपने पुरुष मित्र के साथ, अपने बॉयफ्रेंड के साथ में फिल्म देखने जाती है। शनिवार को ही मुझे बता देती है कि वे कौन सी फिल्म देखने जा रहे हैं, तो मैं फिल्म के मुख्य नायकों और नायिकाओं के नाम तथा समीक्षाएं फर्राटे से बोलना शुरू कर देती हूँ। कौन सी फिल्म देखने जा रहे हैं, जैसे ही मुझे इसकी जानकारी होती है तो मैं फिल्म के कौन कौन से नायक नायिकाएं हैं, उसमें किस प्रकार का कथानक है, उसकी समीक्षा के बारे में मैं फर्राटे से यानी बहुत तेजी से बोलना प्रारंभ कर देती हूँ। हाल ही में मम्मी ने फिक्रा कसा कि मुझे बाद में फिल्में देखने जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि मैं तो अभी बचपन में ही फिल्मों के बारे में, फिल्मी नायक और नायिकाओं के बारे में, उन फिल्मों की समीक्षाओं के बारे में बहुत सारा ज्ञान रखती हूँ, क्योंकि मुझे सारी फिल्मों की कहानियाँ, नायकों के नाम तथा समीक्षाएं ज़बानी याद हैं। जब भी मैं नई केस सज्जा बनाकर बाहर आती हूँ, मैं सबके चेहरों पर उग आई असहमति साफ साफ पढ़ सकती हूँ। जैसे ही मैं नए तरीके से मेरी केस सज्जा करती हूँ, बालों को संवारती हूँ, और जैसे ही मैं बाहर आती हूँ तो जो भी मुझे देखता है, देखने वाले के चेहरे पर असहमति का भाव दिखाई पड़ता है। ऐसे लगता है मानो असहमति का भाव उग आया हो। और यह भी बता सकती हूँ कि कोई न कोई जरूर टोक देगा कि मैं
फला फिल्म स्टार की नकल कर रही हूं। जिस प्रकार की केस सज्जा ये करती है, केस विन्यास यह करती है, कोई न कोई ये टोक देगा कि इस प्रकार का केस विन्यास, इस प्रकार से बालों को सजाने और संवारने की कला फला अमुक यानी अमुक किसी विशेष फिल्म स्टार की है और वह उसकी नकल कर रही है। मेरा यह जवाब कि ये स्टाइल मेरा खुद का आविष्कार है। ये जो बालों की संवारने की कला है, ये जो शैली है, यह तो उसका व्यक्तिगत खुद का ही आविष्कार है, उसके द्वारा खोजा गया है, मजाक के रूप में लिया जाता है। जहां तक मेरे हेयर स्टाइल का सवाल है, यह आधे घंटे से ज़्यादा नहीं टिका रहता। तब तक मैं उससे बोर हो चुकी होती हूं और सबकी टिप्पणियां सुनते सुनते मेरे कान पकने लगते हैं। जैसे ही एन फ्रैंक अपने बालों को संवारती है, आधे घंटे में ही बहुत सारी टिप्पणियां उसको इस प्रकार की प्राप्त हो जाती है कि उनको सुनते सुनते उसके कान पकने लगते हैं, यानी वह बहुत ज़्यादा परेशान सी हो जाती है। मैं सीधे गुसलखाने की तरफ लपकती हूँ और मेरे बाल फिर से पहले की तरह उलझे हुए घुंघराले हो जाते हैं। तुम्हारी एन। और इस प्रकार से एन अपने जीवन की महत्वपूर्ण जानकारियों को इन पत्रों के माध्यम से साझा कर रही है। बुधवार 28 जनवरी 1944 को मेरी प्यारी किट्टी को संबोधित करते हुए एन फ्रैंक अपनी चिट्ठी लिख रही है। बुधवार 28 जनवरी 1944 को। आज सुबह मैं सोच रही थी कि क्या तुमने अपने आप को कभी गाय समझा है जिसे हर दिन मेरी बासी खबरें बार बार चबानी पड़ती है। इनकी इतनी अधिक जुगाली कि तुम्हें उबासी आ जाए और तुम मन ही मन कामना करो कि एन कुछ नए समाचार दे। गाय जिस प्रकार से लगातार अपना चारा, अपना भोजन प्राप्त करती रहती है और भोजन करने के बाद में जुगाली करती है, तो यहाँ पर एन यह कह रही है कि मैं तुमको बहुत सारी सूचनाएं इस प्रकार की दे रही हूं कि उनको तुम्हें बार बार चबाना पड़ता है। इन खबरों को जो बासी हो चुकी है, इनको बार बार चबाना पड़ता है और इनकी इतनी अधिक तुम जुगाली कर लेती हो, इनको बार बार इतनी बार चबा चुकी होती हो कि तुम्हें उबासी आ जाए और तुम मन ही मन कामना करो कि एन कुछ नए समाचार दे। ये बासे पुराने समाचारों के स्थान पर एन कुछ नए समाचार प्रदान करे। सॉरी, तुम्हें ये नाली के सड़ते पानी की तरह नीरस लगता होगा। सॉरी से आशय है क्षमा कीजिए, तुम्हें यह नाली के सड़ते हुए पानी की तरह नीरस लगता होगा, लेकिन जरा मेरी हालत की कल्पना करो जिसे रोज रोज यही सुनना पड़ता है। अगर खाने के वक्त बातचीत राजनीति या अच्छे खाने के बारे में नहीं हो रही होती तो मम्मी या मिसेज वांदान अपने बचपन की उन कहानियों को लेकर बैठ जाती है जो हम 1000 बार सुन चुके हैं। या फिर डसेल शुरू हो जाते हैं। डसेल पुरानी बातों को, पुरानी कहानियों को बहुत ही रोचक अंदाज में बताते हैं। खूबसूरत रेस के घोड़े, उनकी चारलोट का महंगा वार्डरोब, लीक करती नावें, 4 बरस की उम्र में तैर सकने वाले बच्चे, दर्द करती मांसपेशियां और डरे हुए मरीज, ये सब किस्से, इन सारी बातों का निचोड़ यह है कि जब भी हम 8 में से कोई भी अपना मुंह खोलता है, बाकी 7 उसके लिए कहानी पूरी कर सकते हैं। यानी ये कहानियां, ये बातचीतें कई बार हो चुकी है और जैसे ही कोई भी एक व्यक्ति किसी भी कहानी को प्रारंभ करता है तो बाकी के और लोग बचे हुए हैं, 7 लोग मिलकर के उस कहानी को ही पूरा कर देते हैं, पूरा सुना देते हैं। इस प्रकार से इन लोगों ने अज्ञातवास के दौरान बहुत सारी कहानियों को कई बार दोहरा लिया है। किसी भी लतीफे को सुनने से पहले ही हमें उसकी पंच लाइन पता होती है। लतीफा यानी किसी भी चुटकुले को सुनने से पहले ही उसकी पंच लाइन क्या है, यानी उसके अंदर महत्वपूर्ण किस प्रकार का संदेश दिया गया है, यह बात हमें पहले से ही पता होती है। नतीजा यह होता है कि लतीफा सुनाने वाले को अकेले हंसना पड़ता है। जिसने चुटकुला सुनाया, जिसने हास्य की कोई रचना सुनाई, उसको खुद ही हंसना पड़ता है, क्योंकि हंसने की बात जो उसकी पंच लाइन होती है उसकी जानकारी तो सबको पहले से ही होती है। अलग अलग वाले, राशन वाले, कसाई जो घरों की इन 2 भूतपूर्व मालकिनों के संपर्क में आए, इतनी बार उनके चरित्र चित्रण हो चुके कि हमारी कल्पना शक्ति में उनमें जोड़ने के लिए
कुछ भी नहीं बचा। एनेक्सी की यह हालत है कि यहाँ नया या ताजा सुनने सुनाने को कुछ भी नहीं बचा है। यहाँ पर बातचीत हर विषय पर हो रही है और बहुत सारे विषयों पर, बहुत सारी कहानियों पर, बहुत सारी फिल्मों पर बातचीत हो चुकी है। अब नए विषय पर नया कुछ कहने सुनाने के लिए कुछ भी नहीं बचा है। फिर भी इन सारी चीजों में ताजा सुनने सुनाने को कुछ भी नहीं बचा है। लोगों को नमक मिर्च लगाकर वह सब कुछ दोहराने की आदत न होती जो मिस्टर क्लीमेन जॉन मिएप पहले ही बता चुके होते हैं। नमक मिर्च लगाना यानी किसी बात को बढ़ा चढ़ाकर प्रस्तुत करना, यह मुहावरा है नमक मिर्च लगाना, जिसका अर्थ यह है किसी भी बात को बढ़ा चढ़ाकर प्रस्तुत करना। कई बार मैं मेज के नीचे अपने आप को खुद चिकोटी काट कर रोके रहती हूँ कि कहीं किसी को टोक न दूं। छोटे बच्चे खासकर एन कभी भी किसी बड़े को टोकने, सही लाइन पर लाने की हिमाकत न करे, भले ही उनकी गाड़ी पटरी से उतरी जा रही हो या उनकी कल्पना शक्ति का दिवाला पिट चुका हो। भले ही उनकी कल्पना शक्ति बिल्कुल भी नहीं हो, लेकिन एन किसी को पटरी पर लाने का काम नहीं कर सकती। जॉन और मिस्टर क्लीमेन को अज्ञातवास में छुपे हुआ भूमिगत हो गए लोगों के बारे में बात करना अच्छा लगता है। वे जानते हैं कि हम अपने जैसी हालत में जी रहे लोगों की बातें जानने के इच्छुक हैं। अपनी जैसी हालात यानी जो लोग अज्ञातवास में रह रहे हैं, उन लोगों के किस प्रकार से दिनचर्या होती है, किस प्रकार के हालात हैं, उन बातों को भी जानने के ये लोग इच्छुक हैं। हमें उन सब की तकलीफों से हमदर्दी है। जैसी वो तकलीफें भोग रहे हैं, उनके साथ हम भी अपने दर्द को शामिल करते हैं। जो गिरफ्तार हो गए हैं, और उन लोगों की खुशी में हमारी खुशी है जो कैद से आजाद कर दिए गए हैं। भूमिगत होना और अज्ञातवास में चले जाना तो अब आम बात हो गई है। भूमिगत हो जाना और अज्ञातवास में चले जाना, यह तो युद्धकालीन परिस्थितियों में आम बात हो गई है, सामान्य सी बात हो गई है। हाँ, कई प्रतिरोधी दल भी हैं, जैसे फ्री नीदरलैंड्स, जो नकली पहचान पत्र बनाते हैं, अज्ञातवास में छुपे लोगों को वित्तीय सहायता देते हैं, युवा ईसाइयों के लिए काम तलाशते हैं। कितनी हैरानी की बात है कि ये लोग अपनी जान जोखिम में डालकर दूसरों की मदद के लिए कितना काम कर रहे हैं। यह सभी लोग अपनी जान जोखिम में डालते हैं, दूसरों की भरसक भरपूर मदद कर रहे हैं। इसका सबसे बढ़िया उदाहरण हमारी मदद करने वालों का है, जो हमारी आज तक मदद करते आए हैं, और उम्मीद तो यही है कि वे हमें सुरक्षित किनारे तक ले आएंगे। वे सभी लोग जो हमारी सहायता कर रहे हैं, हमारी मदद कर रहे हैं, हमें पूरी तरह से इस बात की उम्मीद है कि हम हमारे अज्ञातवास के जीवन को बहुत ही अच्छे तरीके से व्यतीत कर पाएंगे, और उम्मीद यही है कि वे हमें सुरक्षित किनारे तक ले आएंगे। इसका कारण यह है कि अगर वे ऐसा नहीं करते तो उनकी किस्मत भी हमारी जैसी ही हो जाएगी। उन्होंने कभी नहीं कहा कि हम उनके लिए मुसीबत हैं। वे रोजाना ऊपर आते हैं, पुरुषों से कारोबार और राजनीति की बात करते हैं, महिलाओं से खाने और युद्ध के समय की मुश्किलों की बात करते हैं, बच्चों से किताबों और अखबारों की बात करते हैं। वे हमेशा खुशदिल दिखने की कोशिश करते हैं, जन्मदिनों और दूसरे मौक़ों पर भी फूल इत्यादि भेजते हैं। इस प्रकार से ये लोग भरपूर मदद करते हैं, पूरी तरह से एक दूसरे का दुख दर्द बांटने में लगे हुए हैं, और जन्मदिनों पर या दूसरे अवसरों पर फूल देना और उपहार लाना ले जाना, इस प्रकार के कार्य भी करते हैं। हमेशा हर संभव मदद करते हैं। हमें ये बात कभी भी नहीं भूलनी चाहिए। और युद्धकालीन परिस्थितियों में हमारी जो मदद करने वाले लोग हैं, मदद के लिए आगे उठे हुए हाथ हैं, उनके द्वारा किए गए योगदान को कभी भी नहीं भूलना चाहिए। ऐसे में जब दूसरे लोग जर्मनों के खिलाफ युद्ध में बहादुरी दिखा रहे हैं, हमारे मददगार रोजाना अपनी बेहतरीन भावनाओं और प्यार से हमारा दिल जीत रहे हैं, बेहतरीन भावनाओं का प्रदर्शन कर रहे हैं, हमारे प्रति प्यार का प्रदर्शन कर रहे हैं और हमारे दिल को जीत रहे हैं। अजीब अजीब कहानियां चल रही है, उनमें काफी सच भी है।
अभी मिस्टर क्लीमैन गेल्डरलैंड में भूमिगत हो चुके आदमियों और पुलिस वालों के बीच हुए फुटबॉल मैच का जिक्र कर रहे थे। अभी मिस्टर क्लीमैन गेल्डरलैंड में भूमिगत हो चुके आदमियों और पुलिस वालों के बीच में जो फुटबॉल का मैच हुआ था उसका जिक्र कर रहे थे। हिलवर्सम में नए राशन कार्ड जारी किए गए। ऐसे लोगों को राशन सुविधा उपलब्ध हो सके, राशन की सामग्रियां प्राप्त हो सके, इसके लिए नए राशन कार्ड भी जारी किए गए हैं। ऐसे लोगों को जो अज्ञातवास में रह रहे हैं, राशन खरीदने की सुविधा हो सके। उन सभी लोगों को जो अज्ञातवास में रह रहे हैं, उन्हें राशन खरीदने की सुविधा हो सके, साधन सुविधाएं उपलब्ध हो सके, इसलिए उन्हें नए राशन कार्ड भी जारी किए जा रहे हैं। अगर राशन कार्ड न हो तो एक कार्ड के लिए 60 गिल्डर देने पड़ते हैं। जिले में अज्ञातवास में रह रहे सभी लोगों से रजिस्ट्रार ने आग्रह किया कि वे फला दिन एक अलग मेज पर आकर अपने कार्ड ले जाएं। किसी निर्धारित तिथि को फला दिन यानी अमुक दिन, किसी तय दिवस को वे आएं और अलग मेज पर आकर के अपने कार्ड प्राप्त कर लें। जिले में अज्ञातवास में जो भी लोग रह रहे हैं उन सभी लोगों से रजिस्ट्रार ने ऐसा आग्रह किया है। इस सब के साथ ये भी ख्याल रखना पड़ता है कि इस तरह की चालाकियों की जर्मनों को हवा भी न लगे। और इस प्रकार से ये सभी जो काम किए जा रहे हैं इन्हें पूरी गोपनीयता के साथ, पूरी सुरक्षा और सतर्कता के साथ किया जाना आवश्यक है। यदि गोपनीयता, सुरक्षा, सतर्कता के साथ ये सभी काम किए जाएंगे तो इसमें सभी की भलाई है। तुम्हारी एन। प्रिय विद्यार्थियों, आज हमने अध्याय 4 में वर्णित एन फ्रैंक द्वारा रचित डायरी के पन्ने से संबंधित आगामी अंश का अध्ययन किया है। इस डायरी का आगामी एवं अंतिम अंश लेकर हम शीघ्र ही आपके समक्ष उपस्थित होंगे। तब तक बहुत बहुत नमस्कार।